हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्लास सबसे पहली होनी चाहिए थी ज्योमेट्री की, लेकिन मैंने स्टार्ट ज्योमेट्री को त्रिभुज से किया है क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेखाएं कोण को बिल्कुल अलग से डालूंगा जिसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री है ना आपका, तो ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री अगर मैं आपसे कहूं वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, देखिए वो क्या है आपके, एक तो जियो प्लस मेट्री। ठीक है, जियो मतलब होता है आपका भूमि और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो हम ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, भूमि का मापन करते हैं। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है भूमि का मापन। जियो प्लस मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट और जियो मतलब आपकी, जियो आपने सुना होगा ज्योग्राफी, भू या भूमि। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ज्योमेट्री जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिंदु से। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, बिंदु से। कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु क्या होता है तो सबसे पहले अगर बिंदु की परिभाषा की बात आए तो बेटा बिंदु आज भी अपरिभाषित है। आज भी बिंदु अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब जनरली बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने तो इसकी परिभाषा पढ़ी है बहुत सारी किताबों के अंदर। तो आपने कई बच्चों ने क्या परिभाषा पढ़ी होगी कि जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई हो, वह आकृति बिंदु कहलाती है। तो कई बच्चों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, वो बिंदु कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रख लो, जिसकी लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं है, तो वो समझ लेना दुनिया में विद्वान ही नहीं है। और जो चीज़ दुनिया में विद्वान है ही नहीं तो उसको हम पढ़ क्यों रहे, वो तो काल्पनिक होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो बिंदु काल्पनिक हुआ। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये परिभाषा क्या हो गई, गलत हो गई थी। ठीक है, और इसलिए गलत हो गई, इसीलिए तो ये आज भी अपरिभाषित है। तो याद रखना, ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। तो एक तरीके से जिसकी लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं, ऊंचाई भी नहीं, तो वो तो भूत कहलाएगा ना। भूत गायब है ही नहीं कुछ, जबकि बिंदु तो है। आप सोचिए कि आपने सुना भी होगा सबसे छोटा कण क्या होता है, साइंस में पढ़ा होगा, सबसे छोटा कण आपने परमाणु पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और उस परमाणु में भी देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सोचिए बात, तो छोटा कण होता तो है ना, परमाणु कुछ तो होता है, चाहे इतना सा भी है लेकिन है। तो बिंदु भी कुछ ना कुछ है, उसमें भी कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान, कुछ ना कुछ उसका होगा। और एक बात बताना, जिसकी लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं, ऊंचाई भी नहीं, इसका मतलब तो ये निकलता है ना उसका कुछ भी नहीं है। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखो कि बिंदु तो होता है, तो एक बात याद रखेंगे कि ये परिभाषा आपकी गलत मानी गई। अब आगे की बात करता हूं। एक परिभाषा बिंदु की आपने और पढ़ी होगी, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, जिसकी त्रिज्या 0 हो, वो बिंदु कहलाता है। कई टीचर बताते हैं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, तो बेटा वो भी गलत है। रीजन क्या है, आपको मैं बोलूँ 2 सेमी का वृत्त बनाओ, तो आप प्रकार लेते हो, पेंसिल लेते हो, फुट्टे में 2 सेमी नापते हो और उसको घुमा देते हो, वृत्त बन जाता है। अब मैं आपसे कहूँ बेटा 0 सेमी का वृत्त बनाओ, तो 0 सेमी का वृत्त होता है कि आप प्रकार पेंसिल को खोलो ही नहीं और बिना खोले आप वृत्त बनाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस हाँ ये काम जरूर हो सकता है कि जब आप वृत्त बनाने की कोशिश करोगे ना तो कॉपी में एक छेद हो जाएगा, वो छेद ही बिंदु है, वो छेद ही बिंदु है। ऐसा हो सकता है, इसलिए इसकी परिभाषा दी गई। भाई ये परिभाषा कोई रीजन से तो दी गई होगी कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो। तो क्यों दी गई थी, क्या अगर आपसे कहूँ मैं 0 सेमी का वृत्त बनाओ तो आप प्रकार को खोलोगे ही नहीं, और खोलोगे ही नहीं तो आप वृत्त बनाने की कोशिश तो करोगे, लेकिन वृत्त बनाने की कोशिश में आपका एक कॉपी में थोड़ा सा छेद हो जाएगा और वो छेद ही बिंदु है। बिंदु है क्या, छोटा सा, बिल्कुल राइट। तो बिंदु की आज भी कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है, मतलब ये भी गलत है।
क्योंकि 0 सेमी का हम वृत्त बना ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है। तो ध्यान रखना बिंदु आज भी अपरिभाषित है। बाकी आपने इसके अलावा भी जो भी परिभाषा पढ़ी है वो सारी गलत है। 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। उस महत्वपूर्ण बिंदु में बाकायदा लिखा हुआ है कि इसकी परिभाषाएं दी तो बहुत सारी गई थी, लेकिन उसको ज्योमेट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ज्योमेट्री ने जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो परिभाषाएं क्या हैं, आज भी अपरिभाषित है। तो ऐसे ध्यान रखना, एक तो बिंदु होता है, एक होता है बेटा रेखा, एक होता है तल। बिंदु, रेखा और तल आज भी अपरिभाषित है, याद रखना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुकों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, बिंदु में आगे बढ़ते हैं हम। तो परिभाषा तो है ही नहीं कोई, परिभाषा गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, तो वो थोड़ा सा आगे देखिए। नेक्स्ट नंबर की चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, बिंदु के अंदर अगर मैं आपसे कहूं बिंदु में, तो बिंदु में एक तो देखिए बिंदु 2 टाइप के होते हैं आपके। एक तो होते हैं संरेख बिंदु और एक आते हैं असंरेख बिंदु, आपने सुने भी होंगे। ठीक है, संरेख बिंदु कौन से होते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, ये तीनों बिंदु हैं। अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये एक ही रेखा पर है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं। एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को संरेख बिंदु बोलते हैं। लेकिन अगर ये बिंदु है ए, ये बिंदु है आपका बी और ये बिंदु है सी, अब मैं कहूं कि बताओ क्या इनको एक ही रेखा पर स्थित है क्या ये, तो आप कहोगे सर ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ये एक ही रेखा पर नहीं है, ये दोनों तो हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ ना, तो ये अलग है। तो ध्यान रखना, ये तीनों बिंदु कैसे कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, और अगर तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। ओके, अब आगे बात सुनिए, ये सब बिंदु हैं, ये सब आपके बिंदु हैं, राइट, ये सब बिंदु 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 बिंदु, ये सारे बिंदु हैं। अब ये सारे बिंदु एक जैसे दिखते हैं, तो इनका हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। और नाम ध्यान रखना हमेशा बड़ी ABCD से देते हैं, बड़ी ABCD से, बड़ी ए, बड़ी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ध्यान रखना, जो आप बिंदु का नाम देते हैं वो हमेशा बड़ी ABCD से देते हैं, छोटी ABCD से नहीं देते। ध्यान रखना ये बात, छोटी छोटी बातें याद रखेंगे ये। ठीक है, आगे सुनिए, इसमें ये हो गया आपका बिंदु। अब इसके बाद अगर मैं आपके बात करूं तो एक सवाल आता है एग्जाम में और इन बिंदुओं से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें आपको सीखने की बहुत अच्छी जरूरत है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट इसमें देखिए। एग्जाम में सवाल क्या आता है बिंदुओं से, बोलेगा आपका एक समतल में 8 असंरेख बिंदु हैं। कैसे हैं, असंरेख बिंदु हैं। दो बिंदुओं को मिलाकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान रखना, यहां पर जो रेखा खींचनी है वो सरल रेखा खींचनी है ना, सरल मतलब सीधी। ओके, एक समतल में 8 असंरेख बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाते हुए कुल कितनी रेखाएं हमें खींची जा सकती हैं। ये एग्जाम में सवाल आ गया। तो देखिए अब आ सकता है, ये अभी आया नहीं है, आने वाले भी सवालों में है। तो देखिए एक समतल में 8 असंरेख बिंदु हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ समतल क्या होता है। समतल होता है एक समान तल। अब आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, ये बोर्ड में सारा तल एक जैसा है ना, पूरा तल एक जैसा है, तो इसको हम समतल बोल सकते हैं। दीवार है, दीवार पूरी एक जैसी तल है, तो आप उसको समतल बोल सकते हैं। जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे आपकी कॉपी है जिसमें आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, समतल ही है, एक समान तल है। तो ठीक है, ये आपका समतल है। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार आ सकता है और आता भी होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने देखिए एग्जाम आप देते हो तो आपको पता होगा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पहले आया था नहीं आया था, तो लेकिन आने वाले एग्जामों में आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। देखिए क्या है, एक समतल में 8 असंरेख बिंदु हैं।
8 असंरेख बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाते हुए कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए बेटा, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, कैसे बिंदु है? असंरेख। तो असंरेख होंगे ऐसे। तो कितने हो गए? 2 4 5 6 7 8 हो गए। अब इनको ऐसे मिलाओ, मिलाते हुए रेखा खींचो। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी रेखाएं खींचेंगी। इनको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी रेखाएं खींचेंगी। अगर मैं कहूँ इन सारी रेखाओं को गिनिए, तो आप ऐसे खींच कर तो गिन नहीं सकते। तो आपको क्या करना है वो सुनिए। मुझे बताओ टोटल कितनी रेखाएं? तो आप कहोगे सर 8। कितनी है? 8। फिर आप लिखेंगे सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब संचय बनाना, जोड़े बनाना, ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कितनी रेखाएं खींचनी है आपको? रेखाएं खींचनी है, और रेखाएं खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए आपको? 2 बिंदु चाहिए। तो आप लिखेंगे 8C2। क्या लिखेंगे? 8C2। कैसे लिखा? दोबारा देखो, टोटल कितने हैं? 8 है, और आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन मतलब आपको जोड़े बनाने। तो आपको जोड़े बनाने, अब आपको 2 रेखा खींचनी है, और रेखा खींचने के लिए आपको कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु को मिलाते रेखा, 2 बिंदु को मिलाते रेखा, ऐसे जोड़े बनाने 2 2 के। तो हमने लिख दिया 2। आगे देखिए, इसको ये बेटा बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया क्रमचय और संचय का। अब इसको खोलते कैसे वो सीख लीजिए आप। देखिए नीचे 2 लिख रहा है, तो 2 को लिखेंगे आप 2 गुणा 1। 1 की तरफ जाना अपने को। अब यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो ऊपर भी 2 ही संख्या आएंगी, तो इसको लिखेंगे आप 8 गुणा 7। लिख दिया। अब 2 से कट गया आपको 4, तो आपकी आ गई 28। तो ध्यान रखना, अगर आपके समतल में 8 असंरेख बिंदु हैं, तो 2 बिंदुओं को मिलाते हुए टोटल 28 रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 28 रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब मैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इतना बड़ा सवाल नहीं लिखूंगा, केवल आपको सवाल बोल के बताऊंगा, आप खुद अपने हैंड रिटन करें। ठीक है, नोट्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल, जैसा आपको बोल दिया, एक समतल में 10 असंरेख बिंदु हैं। कितने हैं? कितने बिंदु हैं? टोटल 10 हैं। 10 असंरेख बिंदु हैं, और 2 बिंदुओं को मिलाते हुए कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपको कुल रेखाएं खींचनी है। कुल रेखाएं मैं आपको खींचना सिखा रहा हूं, तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। टोटल कितने बिंदु हैं बेटा? 10 हैं, और हमें उनका क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना है। और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए आपको? 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, इसलिए। ठीक है, तो आप देखिए, इसको क्या लिखेंगे आप? 2 गुणा 1 लिखेंगे, और 10 को क्या लिखेंगे बेटा? 10 गुणा 9। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। कुल कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 45 रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी बिंदुओं से? 10 बिंदुओं से। और 10 कैसे बिंदु हैं? असंरेख बिंदु हैं। ठीक है, संरेख होंगे तो एक ही रेखा खींचेगी, ये तो आपको बता दिया। अगर वो संरेख बिंदु हुए तो एक ही रेखा खींचेगी। ध्यान रखना, सवाल में बोलेगा क्लियर कि ये असंरेख बिंदु हैं। तो 2 बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, तो कितनी रेखा खींचेंगी? 45। अब आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक सवाल और बताता हूं इसी बात पर आपको। आपने पढ़ा भी काफी बार होगा कि एक पार्टी में 11 लोग हैं। एक पार्टी में 11 लोग हैं, और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो इस सवाल को आप इसी पैटर्न से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? टोटल कितने बिंदु हैं? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 11 हैं, मतलब टोटल बिंदु हैं 11। और अपने को हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? कितने का कॉम्बिनेशन चाहिए हाथ मिलाने के लिए? 2 व्यक्तियों का। 2 व्यक्ति तो हाथ मिलाएंगे, तो 2 व्यक्ति चाहिए हाथ मिलाने के लिए। जैसे रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए थे? 2। तो ऐसे हाथ मिलाने के लिए भी कितने चाहिए? 2। ठीक है, अब इसको खोलिए, तो 2 गुणा 1 और 11 गुणा 10, 2 से कट गया 5, आंसर आ गया 55। तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? 55 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस सवाल को 2 तरीके से बोल सकता है। ये बोलेगा एक समतल में 11 असंरेख बिंदु हैं, और 2 बिंदुओं को मिलाते हुए आपको रेखा खींचनी है, तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप बता दीजिए, 55 रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तरीका ये है। और इसी सवाल को ऐसे भी बोल सकता है, एक पार्टी में 11 लोग हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो 11C2। एक ही तरीके से, मतलब एक ही तीर से 2 निशाने अपन ने लगा दिए। ठीक है, और भी आगे सवाल बताता हूँ, बढ़िया सवाल जो आपके रेलवे ने पूछा था। क्या सवाल था? कि एक समतल में 11 बिंदु हैं, 11 असंरेख बिंदु हैं। कैसे? 11 असंरेख बिंदु हैं। ओके, 11 असंरेख बिंदु हैं। आगे बोला था 3 बिंदुओं को, कितने बिंदुओं को? 3 बिंदुओं को शीर्ष मानते हुए कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? क्या है सवाल? दोबारा सुनना।
कितने टोटल बिंदु हैं? 11 हैं। और आपको तीन बिंदुओं को त्रिभुज मानते हुए और शीर्ष मानते हुए त्रिभुज खींचने हैं। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? सही है, ऐसा आपके एग्जाम में आ गया। तो आप क्या करेंगे? 11 सी और त्रिभुज बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 3। तो 3 को खोलो, 3 गुणा 2 गुणा 1, और 11 को खोलेंगे 11 गुणा 10 गुणा 9। अब काटा पीटा करना है बस। 2 से कट गया 5 और 3 से कट गया 3, तो आपका आएगा 5 3 15 गुणा 11 165। तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 165। रेखाएं नहीं, कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 165। ध्यान रखना, सवाल को पूरा सुनना कि एक समतल में 11 असंरेख बिंदु हैं और 3 बिंदुओं को मिलाते हुए, 3 बिंदुओं को शीर्ष मानते हुए आपको त्रिभुज खींचने हैं। तो कुल कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? ठीक है, ये आ गया आंसर। अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल बताता हूं आपको बढ़िया। और क्या बना सकता है? बोला एक समतल में 10 असंरेख बिंदु हैं। कितने हैं? 10 असंरेख बिंदु हैं और 4 बिंदुओं को मिलाते हुए हमें चतुर्भुज बनाना है। तो कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? तो चतुर्भुज बनाने के लिए 4 बिंदु चाहिए। अब इसको खोलेंगे कैसे? 4 को खोलेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब तक 1 नहीं आ जाए जब तक लिखते जाओ। फिर ऊपर क्या आ गया बेटा? 10 आ गया। 10 को क्या लिखेंगे? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। अब ये 7 तक ही क्यों रह गए अपन? नीचे देखो 4 संख्याएं हैं तो ऊपर भी 4 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब काटा पीटी करो। 4 दूनी 8, 8 कट गया। 3 तिया 9, सही है। तो आपका आंसर आया 210। 7 तिया 21, 21 ढाई के 210। तो टोटल 210 त्रिभुज चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। ओके, कितने बनेंगे चतुर्भुज? 210 चतुर्भुज बनेंगे। कितने असंरेख बिंदुओं से? 10 असंरेख बिंदुओं से। ओके, अब आगे बढ़े। अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपको बताता हूं, उसको लिख के बताऊंगा। एक समतल में 12 बिंदु हैं। एक समतल में कितने बिंदु हैं बेटा? 12 बिंदु हैं, जिसमें से 5 संरेख बिंदु हैं। जिसमें से 5 संरेख बिंदु हैं। कैसे बिंदु है? संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। 5 हैं। तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सही है। अब की बात सवाल थोड़ा अच्छा है कि टोटल आपके पास 12 बिंदु हैं, उसमें से 5 संरेख हैं। तो असंरेख कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो बेटा जब आपका ये सवाल आए तो थोड़ा सा अच्छा है। पहले आप क्या निकालेंगे? पहले आप निकालेंगे कुल रेखाएं। तो पहले तो मुझे बताओ बिंदु कितने हैं? तो आप कहोगे सर 12 हैं। और रेखाएं खींचने के लिए हमें क्या करना है? कितने बिंदु चाहिए? 2 चाहिए। तो 12C2। ठीक है, अब इसको खोलिए। तो इसको खोलेंगे 2 गुणा 1 और इसको क्या लिखेंगे? 12 गुणा 11। तो कितना आया बताइए? 66 आई रेखाएं। तो 66 अभी अपना आंसर नहीं है। 66 अभी नहीं है। ये कुल रेखाएं निकाली 66। ये तो आपने टोटल 66 रेखा खींची। लेकिन आप खुद बताइए, ये जो 5 बिंदु हैं ये कैसे हैं? संरेख हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इनसे, क्योंकि इनसे आपको पता है इन 5 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरेगी, बाकी रेखाएं नहीं गुजरेंगी। सही है, तो आपस में रेखाएं नहीं खींचेंगी इनसे। तो अपन को क्या करना है बेटा? जो 5 संरेख बिंदु हैं उसमें 5C2 निकाल लीजिए कि इनसे कितनी रेखाएं खींच रही हैं। तो देखिए क्या आएगा? 2 गुणा 1, इसको लिखेंगे 5 गुणा 4। तो 5 चौके 20, 20 में से 2 गया तो 10। तो आप कहिए ये जो 5 संरेख बिंदु हैं इनसे 10 रेखाएं खींच रही हैं आपस में, है ना? उनको हमने इसमें जोड़ लिया है, जबकि वो जुड़ेंगी नहीं। तो 66 में से 10 गए तो आपकी बची 56। सही है, 56।
आ गए। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने सारी रेखाएं माइनस कर दी हैं, लेकिन आपको पता है संरेख बिंदुओं से एक रेखा तो गुजरेगी, तो प्लस में क्या कर देंगे आपका 1, तो 56 और 1 कितना आ जाएगा 57। तो टोटल कितनी रेखाएं खींचेंगी, 57 रेखाएं खींचेंगी। अब सर कई बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, पहले आप ये तरीका तो देख ही लिया। आपको क्या करना है, एक यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जब आपको संरेख बिंदु भी हो और असंरेख बिंदु हो तब आप कैसे करें, दोनों हों, तो आपको क्या निकालनी है, कुल रेखाएं निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेखाएं निकालनी है। आप मुझे बता टोटल बिंदु कितने, 12 को n मान लो, तो आपको यहाँ निकालना है NC2, निकाल लिया। अब आपको पता है ये 5 संरेख हैं, 5 बिंदु संरेख हैं, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, तो इनसे तो आपस में कोई भी रेखा नहीं खींचेगी, केवल एक ही रेखा खींचेगी, लेकिन उनको हमने इसमें काउंट कर लिया है, तो उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 नहीं, सॉरी यहाँ पर 5 है ना, ये संरेख बिंदु, इसको m मान लो, तो आप लिखेंगे MC2 प्लस, आपको पता है संरेख बिंदुओं से एक रेखा तो गुजरती है, तो +1, ये आ गया आपका। ठीक है, अब n का मान कितना है आपका 12, तो 12C2 माइनस m क्या है, संरेख बिंदु कितना है 5, तो 5C2 प्लस में 1। इसको जब आप हल करोगे तो आपका आएगा कितना आया था 66। इसको जब आप हल करोगे तो कितना आया था आपका 5 चौके 20 में 2 का 10 प्लस में 1, तो इनको आप जोड़ोगे घटाओगे तो आपकी टोटल रेखा रहेंगी 57 रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, n होंगे कुल बिंदु और ये m होंगे आपके संरेख बिंदु। ठीक है, उतार लीजिए। ये माइनस क्यों किए, क्योंकि मैंने कहा ना संरेख बिंदुओं से आपस में कोई भी रेखा नहीं खींचेगी, केवल एक ही रेखा खींचेगी, और उसको हमने बार बार गिन लिया है, और बार बार गिन लिया है, इसलिए इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। और प्लस में 1 क्यों किया, क्योंकि संरेख बिंदु से एक रेखा तो गुजरेगी ही गुजरेगी। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक और सवाल हम करते हैं, जिससे हमें और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हटा दूं भाई, हटा दें इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें बीच बीच में, जैसे ही आपको जगह मिलती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक समतल में आपके 11 बिंदु हैं, जिसमें से मान लीजिए 4 बिंदु संरेख हैं। 4 बिंदु क्या है, संरेख हैं, तो बताओ कुल कितनी रेखाएं खींचेगी उनसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया n होती है टोटल बिंदु कितने 11, तो 11C2 माइनस m क्या है, संरेख बिंदु कितने 4, तो 4C2 और प्लस में कितना है 1। अब देखिए 11C2 को हल करना जानते हैं, तो इसको लिखेंगे 11 गुणा 10 और इसको लिखेंगे 2 गुणा 1, तो 2 पंजे 10 कितनी आएगी 55, माइनस 4C2 को क्या करेंगे 4 तिया 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6 प्लस में 1, 55 में से 6 गए तो बचे आपके 49 और 1 कितना आ गया 50। टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 50 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लें आप ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए इसके अंदर और भी सवाल बनते हैं, अभी बिंदु ही हम पढ़ रहे हैं, अभी बिंदु की ही बात करेंगे हम। अब आपका एक एग्जाम में सवाल आता है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या, विकर्णों की संख्या। बोलता है सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। एक समअष्टभुज है और इसमें से आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको विकर्णों की संख्या कैसे निकालनी है। देखिए एक तो होता है इसका फॉर्मूला, जिन्होंने रट रखा है बच्चों ने, n × n - 3/2। सही है, तो रट रखा है वो बात अलग है, भूल गए तब क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं सबसे बढ़िया, इसी तरीके से करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या आपको निकालनी है, तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अष्टभुज है, तो मैं मान लेता हूं यहां पर 8 बिंदु हैं, ये 8 बिंदु। कितने बिंदु बेटा 8, ये 8 बिंदु है। अष्टभुज है ना, तो 8 बिंदु चाहिए आपको। जैसे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, सही है, वो 3 शीर्ष क्या होते हैं, बिंदु ही तो होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7 और अष्टभुज में 8। तो यहाँ 8 बिंदु ही है। पहले आप क्या करो, इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींचेंगी वो निकालो। तो इन बिंदुओं से हम कुल रेखाएं निकालते हैं, कुल रेखाएं निकाली। तो बिंदुओं से कुल रेखाएं कैसे निकालते हैं, टोटल कितने बिंदु हैं 8,
और रेखा खींचने के लिए 8C2, तो इसको लिखेंगे 8 × 7 बटे 2 × 1, तो कितनी आई बेटा 28 आ गई। ये आ गई कुल रेखाएं 28। लेकिन प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, आप कुल रेखाएं कितनी है 28 है ना, तो एक बार 28 रेखाओं को खींचे तो सही। तो मैं खींचता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो खींच दी। अब अंदर खींचेंगी सारी, ऐसे 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 खींचेंगी, है ना, अंदर की तरफ। अब ऐसे 28 कहाँ तक गिनेंगे? तो बस एक आप समझ लो कि ऐसे टोटल मिलकर 28 रेखाएं होंगी। अब आप मुझे बताइए सम अष्टभुज है, तो ये 8 तो क्या हो गई बेटा भुजा, 8 तो क्या है ये भुजा, इनको हमें गिनना है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, भुजाओं को हम बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भुजाएं कितनी है इसमें, भुजा कितनी है, अष्टभुज है तो 8 भुजाएं हैं। एक काम करो, जब आपने टोटल रेखाएं खींची थी, टोटल रेखाएं गिन ली, अब उसमें 8 तो आपकी क्या है, भुजाएं हैं। अगर उसको मैं हटा दूं तो विकर्णों की संख्या आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 28 में से 8 गया तो विकर्णों की संख्या आई 20। कितनी आई? 20। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में कभी भी सवाल आए विकर्ण की संख्या ज्ञात करो, विकर्ण की संख्या ज्ञात करो, पहले आप निकालेंगे कुल रेखाएं, वो आपको मैं सिखा चुका हूं, उसमें से माइनस कर देना भुजाओं की संख्या, तो आपकी किसकी संख्या निकल के आ जाएगी, विकर्ण की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, मेरा टारगेट है फॉर्मूला नहीं रटाना, केवल आपको समझाना, और वही काम मैं कर रहा हूं यहां पर, राइट। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप भी यही करें, जिससे आपका दिमाग खुले, सोचने समझने की शक्ति बढ़े। देखो एक बात बताता हूँ, हो सकता है आपको इसमें कम समझ में आया, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उतार के रख दें। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। हटा दूँ इसको, हटा दूँ। देखिए अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, सुनो मेरी बात। एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज। अब मुझे बताओ चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो आप सब जानते हैं 2 होते हैं सर, सब जानते हैं ना। इधर देखिए, चतुर्भुज में मैं मान लेता हूँ 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 4। ये 4 बिंदु हैं, ये 4 क्या है, बिंदु। मैं कहूँ 4 बिंदुओं से कितनी भुजाएं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? रेखाएं खींच के बताओ, इन 4 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप कहोगे सर अभी बताओ 4C2, सही है। तो 4 × 3 2 × 1 कितनी रेखाएं खींचेंगी? 6 रेखाएं खींचेंगी। तो 6 रेखाएं खींचो तो सही एक बार। तो खींचते हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी रेखाएं खींची? तो आप कहोगे सर 6 खींची। 7 भी खींच सकता है कोई? नहीं खींच सकता, कोई माई का लाल नहीं खींच सकता। ठीक है, तो 6 खींचेंगे, खींच दिया हमने 6। तो 6 आपकी क्या आएगी, टोटल रेखाएं हो गई। लेकिन आप मुझे बताओ ये 4 क्या हैं? ये 4 तो भुजाएं हैं। तो टोटल रेखाएं कितनी है? रेखाएं आपकी टोटल हैं कितनी है? 6। और भुजाएं कितनी है? अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो भुजाएं बेटा हैं 4। तो विकर्ण कितने बचे आप बता दो। आपके दिमाग में क्लियर होगा कि चतुर्भुज विकर्ण 2 ही होते हैं, तो 6 में से 4 गया तो 2। सही है। तो अब नियम बन चुका है। क्या नियम बन चुका है? अगर आपको विकर्ण की संख्या निकालनी है तो पहले आप निकालें रेखाएं और उसमें से माइनस कर दें भुजाओं की संख्या। क्लियर है? अब क्लियर है ना सब? अब तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब एक सवाल और करते हैं इसका, एक और सवाल करते हैं। अगर आ जाए सम 10 भुज और वहां में बोले विकर्ण की संख्या बताइए, किसमें विकर्ण की संख्या बताओ। ठीक है, तो 10 भुज है तो टोटल पहले निकालेंगे रेखाएं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 10 है ना, तो 10C2। तो 10 × 9 2 × 1 कितनी आई बताइए? 45 आ गई रेखाएं आई हैं। इसमें भुजाएं कितनी हैं? तो आप कहोगे सर भुजाएं हैं इसमें 10, तो इसमें से इसको हटा दो तो आपके विकर्ण आ जाएंगे। तो 45 में से 10 गए तो कितने बचे? 35। तो 35 आपके विकर्ण की संख्या हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे हाथों हाथ, जिससे मैं आगे बढ़ता रहूं। आप ये नहीं कहो कि सर आप हटते रहिए और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, हम लिख नहीं पाते। ओके, 35। अब आगे बढ़ते हैं हम बेटा, आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें मिली होगी सीखने के लिए बिंदु के अंदर। तो बिंदु के अंदर बहुत सारी बातें हैं, जैसे बिंदु की परिभाषाएं नहीं होती। बिंदु 2 टाइप के, संरेख एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, असंरेख जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। तो देखिए आपने बिंदुओं से क्या खींची? रेखाएं। तो कैसे खींचते हैं बिंदुओं से रेखाएं? टोटल बिंदु है n, ठीक है, उनसे रेखाएं खींचनी है तो NC2, राइट। अगर यही चीज़ अगर ऐसे हो, टोटल बिंदु दे रखे हैं आपको, उसमें से कुछ संरेख हैं,
ठीक है, उसमें से कुछ क्या है, संरेख है, और तब आपसे रेखाएं पूछे तो MC2 माइनस MC2 प्लस 1, ठीक है, वो फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं। N आप होते हैं टोटल बिंदु, M होते हैं संरेख बिंदु, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको विकर्ण की संख्या निकालना सिखाई। विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे कुल रेखाएं, उसमें से माइनस कर देंगे भुजाओं की संख्या, तो विकर्ण की संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक से हमने समझा, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट नंबर की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट आती है आपका बिंदु के बाद आती है रेखा। तो रेखा क्या होती है, दूसरा नंबर रेखा। तो बेटा रेखा की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो याद रखना ये भी अपरिभाषित है, कोई परिभाषा नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है कि इनकी परिभाषा दी नहीं थी, बहुत सारे लोग आए थे, आप भी सोच रहे होंगे घर बैठ के कि सर हमने भी रेखा की परिभाषा पढ़ी है, मैं बना दूं परिभाषा। तो बेटा वो परिभाषा तो आप बना दोगे, लेकिन ज्योमेट्री ने को भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो आज भी अपरिभाषित है। मतलब वो जो परिभाषाएं जो तुमने दी हैं या किसी ने भी दी हैं तो वो ओरिजिनल नहीं है, वो मतलब बात में बैठ नहीं रही, बात पूरी बन नहीं रही, ठीक है। तो वो रेखा की जो भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए वो डेफिनेशन क्या मानी गई थी, गलत मानी गई थी। तो इसलिए आज भी रेखा अपरिभाषित है, ठीक है। रेखा क्या होती है अगर आपसे कोई पूछे तो रेखा आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है सरल रेखा और एक होती है वक्र रेखा। असरल रेखा कौन सी होती है, ये बिल्कुल सीधी, ठीक है, ये बिंदु A और ये बिंदु B, इसको लिखते हैं बेटा AB और ऐसे तीर का चिन्ह लगाते हैं। दोनों साइड तीर के चिन्ह लगने चाहिए, दोनों साइड तीर के चिन्ह आने चाहिए, रेखा में दोनों साइड तीर के चिन्ह आते हैं, ध्यान रखना। वक्र रेखा होती है टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, इधर भी दोनों साइड तीर के चिन्ह होंगे, ये मान लो P है और ये मान लो Q है, तो इसको लिखेंगे आप PQ और ऐसे 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 लाइन आएगी। इसका मतलब है ये PQ क्या है, रेखा है, कौन सी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी वाली है, और ये कैसी है, एकदम सीधी रेखा है। ये पता कैसे लगे ये रेखा है, दोनों साइड तीर का चिन्ह आएगा, अगर एरो का चिन्ह नहीं आ रहा तो समझ लेना वो रेखा नहीं है, वो कुछ और है फिर, ओके। ये होती है रेखा। अब रेखा के बारे में आप आगे बात करें तो बेटा आप रेखा जनरली ऐसे बनाते हैं, अगर आपसे कोई कहे रेखा बनाओ तो ऐसे ही बनाते हैं हम ज़्यादातर। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है मान लीजिए, ठीक है। अब इसको रेखा को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और कितना भी क्या बढ़ा सकते हैं, पीछे। याद रखना, रेखा को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और रेखा को हम कितना भी पीछे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे रेखा की लंबाई बताओ तो बेटा ध्यान रखना, रेखा की लंबाई कोई नहीं नाप पाया, इसलिए रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। अनिश्चित, निश्चित नहीं होती। निश्चित क्यों नहीं होती, आपने इतनी सी रेखा बनाई, कोई इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, क्योंकि रेखा को हम कितना भी आगे और कितना भी पीछे बढ़ा सकते हैं। अब पीछे बढ़ाएंगे मुंबई ले जाओ, इधर बढ़ाएंगे आप दिल्ली ले जाओ, तो समझ रहे हो बात। तो बात कहने की यह है कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितना पीछे बढ़ा सकते हैं, इससे इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती, ठीक है। मान लो किसी ने अपने गांव तक ले गया, कोई अपने गांव तक ही ले गया तो लंबाई उस हिसाब से हो जाएगी, कोई दिल्ली ले गया तो दिल्ली के हिसाब से हो जाएगी, कोई मुंबई ले गया तो मुंबई के हिसाब से हो जाएगी। तो लंबाई डिपेंड फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करती है आपने कहाँ तक खींची है, ठीक है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, याद रखना ये बात। तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये रेखा के बारे में सारी डिटेल में बातें कंप्लीट। अब आगे बढ़े, ध्यान रखना ये जो तीर का चिन्ह होता है ये केवल ये दिखाता है कि रेखा है, जिससे पता लगता है ये रेखा है। और अभी आगे जैसे आप पढ़ोगे तो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। हो गया रेखा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं समझता हूं। अब आगे बढ़ता हूं बेटा, रेखा के बाद आता है बेटा आपका अगला पॉइंट किरण। रेखा के बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका किरण, कि भाई किरण क्या होती है। किरण क्या होती है, जिसका एक सिरा तो फिक्स होता है, मतलब एक किनारा तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा किनारा फिक्स नहीं होता। कैसे, जैसे ये बिंदु तो फिक्स होता है और इधर की साइड आपकी ये होती है किरण, ये होती है किरण का डायग्राम। ये इसका नाम मान लो A है और ये बिंदु B है, तो किरण को जो तरीका है डिनोट करने का वो AB और ऐसे तीर का चिन्ह। अब आप देख पा रहे हैं तीर का चिन्ह केवल एक साइड आया है, और तीर का चिन्ह अगर एक साइड आया है इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं बेटा, किरण बोलते हैं। और इस किरण को हम कितना भी क्या बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। किरण को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कभी भी पीछे नहीं बढ़ती है।
पीछे भी कौन बढ़ती है, रेखा। रेखा दोनों साइड बढ़ती है और किरण केवल एक साइड बढ़ती है, केवल आगे की तरफ। कैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रात को जैसे कई बार लाइट चली जाती है तो अपन जैसे छत पे जाते थे सोने, कई बार आप सोने गए होंगे, है ना, कि आजकल तो कम जाते हैं, इन्वर्टर का ज़माना है, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ, एक जनरली होता है कि रात में लाइट चली जाती है तो आपके पास टॉर्च होती है और टॉर्च का आप उजाला ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ फेंके होंगे कभी बार, है ना, तो आपके वही टॉर्च में से निकल रही है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण निकल रही है। अब आपने देखा होगा प्रकाश की किरण कितना भी ऊपर तो जा सकती है, क्या कभी टॉर्च के पीछे आते हुए देखी, तो आप कहोगे सर टॉर्च के पीछे हुए आते हमने नहीं देखी, केवल आगे जाते हुए देखी है। तो ध्यान रखना, किरण केवल आगे जाती है, कभी भी पीछे नहीं आती, ठीक है। और अगर आपसे पूछे किरण की लंबाई, अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई, तो बेटा इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है। क्या होती है इसकी लंबाई, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों होती है, क्योंकि कितना भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे तो जिसने जहाँ तक बढ़ाई है वहाँ तक की लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं होती, ये अनिश्चित होती है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़े। अगला पॉइंट आता है बेटा रेखाखंड, इसको समझना जरूरी है। रेखाखंड, रेखाखंड, अगर आपसे कोई पूछे रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ढंग से सुनना, परिभाषाएं आप खुद लिखेंगे, मैं बोल के बता रहा हूं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी बिंदु रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदु हैं, एक और एक बिंदु है बी, दो बिंदु हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सीधी दूरी, ये सीधी दूरी है, इसी सीधी दूरी को कहते हैं रेखाखंड। इसका नाम क्या है बेटा, ए बी, वो ए बी के ऊपर एक लाइन आएगी ऐसे, बस ये होता है रेखाखंड। ओके, तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो रेखाखंड की लंबाई आपकी निश्चित होगी, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रेखाखंड की लंबाई हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। और एक बताइए किस किस की लंबाई निश्चित नहीं होती, किरण की नहीं होती और रेखा की नहीं होती। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका,